नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात होगी हिमाचल की जंग की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 62 सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी की। इस सूची में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सिराज से तो अनिल शर्मा को मंडी से टिकट दिया गया है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और गुलाब सिंह को टिकट से वंचित रहना पड़ा है। इससे पहले कांग्रेस ने 46 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी। कांग्रेस की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को उनकी मौजूदा सीट शिमला ग्रामीण से मैदान में उतारा गया है। ये उठापटक जारी है, लेकिन अभी चुनौती है नए चेहरों की। खबर समझते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश की चुनावी जंग अब परवान चढ़ रही है। बीजेपी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भरोसा जताया है। जयराम ठाकुर और उनके 10 मंत्रियों को दोबारा टिकट दिया गया है, लेकिन वहीं 10 सिटिंग विधायकों के टिकट काट भी दिए हैं। समझा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से ये फैसला लिया गया। जयराम ठाकुर सिराज सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ चेतराम को मैदान में उतारा है। अनिल शर्मा को मंडी और सतपाल सिंह सत्ती को ऊना से टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस छोड़कर आए 2 विधायकों पवन काजल और लखविंदर राणा को भी टिकट दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गृह जिले हमीरपुर की 5 में से 4 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जबकि धूमल का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर के ससुर गुलाब सिंह को भी इस सूची में जगह नहीं दी गई है। पार्टी ने 2 मंत्रियों की सीटें भी बदल दी हैं, तो एक मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की जगह उनके बेटे रज ठाकुर को टिकट दिया गया है। पहली सूची में शामिल विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने 6 सीटें होल्ड कर दी हैं। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर ही चुनाव लड़ने का मन बनाया है। पार्टी ने जो पहली सूची जारी की है, उससे यही जाहिर होता है। शिमला ग्रामीण की सीट से वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य सिंह को दोबारा टिकट दिया गया है। हालांकि पहली सूची जारी होते ही कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। कुल्लू की बंजार सीट से खिमी राम को प्रत्याशी बनाने से नाराज आदित्य विक्रम सिंह ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। वहीं ठियोग सीट से उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज इंदु वर्मा के भी नाराज होने की खबरें आ रही हैं। समझा जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। अभी 22 सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 68 सीटों में से सिर्फ 21 सीटें ही मिली थीं। वहीं बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2 सीट निर्दलीय और 1 सीपीआईएम ने जीती थी। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो हिमाचल की जंग में, यानी सियासी जंग की हम बात करें, उसमें कौन बाजी मारेगा, उससे पहले अपने सेनापति तय करने होते हैं, अपनी सेना को तय करना होता है, वो चेहरे जो जीत दिला सकें। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सूची जारी कर चुकी है 62 सीटों के प्रत्याशियों की। कांग्रेस भी जारी कर चुकी है 44 सीटों के प्रत्याशियों की। अब जो चेहरे अभी तक सामने आए हैं, वो चेहरे क्या जीत दिला पाएंगे? कौन किस पर भरोसा कर रहा है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर कौन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। अवनीश त्यागी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस हैं। सर्वेश त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अवनीश जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी बात यहाँ जयराम ठाकुर ने कही है कि उत्तराखंड और हरियाणा की तरह हम नया इतिहास बनाएंगे। इतना आसान है क्या? देखिए, मैं कहूँ चुनाव आसान नहीं होगा और असंभव भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से बदलाव प्रदेश की और देश की राजनीति में आया है, वो बता रहा है कि राजनीति अब नई तरह से आने लगी। देश के लिए, प्रदेश के लिए, सबके विकास के लिए। और जो मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सभी का प्रयास। बस अपने नेताओं का बस भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। नहीं, भरोसा सबका है।
भारतीय जनता पार्टी सबको साथ ले रही है, जनता के बीच रह के काम करती है। निचले स्तर तक जन कल्याणकारी योजनाओं का जब लाभ पहुंचने लगता है तो जनता का प्यार मिलता है। अब जिस तरह से यूपी में, जिस तरह से उत्तराखंड में ये बदलाव हुआ है, निश्चित रूप से आप जानिए कि हिमाचल प्रदेश में भी इतिहास लिखा जा रहा है। नहीं, अच्छा, ये बात आप लोग बहुत करते हैं कि बदलाव हुआ, लेकिन जब ये पूछा जाता क्या बदलाव हुए तो ये बताने में दिक्कत हो जाती है। नहीं, बदलाव क्यों नहीं हुए? बदलाव हुए हैं भाई। हिमाचल में क्या बदलाव हुआ बता दीजिए। जो पैसा कल्याणकारी योजनाओं का कांग्रेस के नेता स्वीकारते थे कि 15 पैसे जा रहा है, अब 60% जा रहा है। राज्य सरकारों की बात कीजिए। अब आपके ये दिक्कत ये होती है कि जब हम राज्य की बात करते हैं तो आप केंद्र में चले जाते हैं। केंद्र भी सरकार है। राज्य के बताइए कि राज्य में क्या क्या किया गया। कल्याणकारी योजनाओं का पैसा जब जनता को सीधे मिलता है, लाभ जनता को मिलता है और जनता को लाभ मिलता है तो जनता का प्यार मिलता है। ठीक है, अब आपकी इस बात से कितना सहमत हैं संदीप जी, समझ लेते हैं। और संदीप कितनी मजबूत स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। कांग्रेस बड़ी दिक्कत में नजर आ रही है और हमेशा नजर आई है। जब भी कहीं चुनाव होता है बगावत पहले शुरू हो जाती है और यहाँ भी ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहे हैं सुर। नेता नाराज हो गए, आपको मनाना पड़ रहा है, 22 सीटें होल्ड पर रख दी। मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस का आंतरिक ढांचा ऐसा है कि जो भी आंतरिक बातें होती है या कांग्रेस की जो अंदर की चीजें होती हैं या कोई चीज सहमत नहीं होता आज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र नहीं, इंटरनल डेमोक्रेसी, वहां हिटलर, तो वो चीजें नहीं। संदीप जी, आपकी आवाज ब्रेक होकर पहुंची तो दर्शक हो सकता है आपकी आवाज को ना सुन पाए। हम आवाज ठीक कराते हैं, तब तक हम सर्वेश्वर त्रिपाठी की तरफ जाते हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, तब तक आपकी आवाज सही करवाते हैं। सर्वेश्वर जी, हमेशा की तरह सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, ये जो सियासी गणित लगाया जा रहा है दोनों दल, एक के सामने चुनौती है वापस सियासी जमीन पाने की और एक के सामने चुनौती है कि सत्ता को बरकरार रखने की। अभी तक जो चेहरे आपने देखे, क्या लग रहा है? रविंदर जी, देखिए, आपने सही कहा, एक के सामने चुनौती है सत्ता पाने की। अगर पास्ट इलेक्शन देखेंगे तो हिमाचल में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर पुराने समय में 2012 में जहां बीजेपी को 38% वोट मिला था, वहीं 2017 के चुनाव में बीजेपी 44 सीट लेके 48.81% वोट शेयर पाई थी और वहीं कांग्रेस को 41 मिला था। वोट शेयर में मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन सीटें कितनी थी? 21 सीटें थी कांग्रेस के पास। और अभी जो भी ओपिनियन पोल या सर्वे आ रहा है या जो भी बड़े बड़े तमाम पॉलिटिकल पंडित जो हैं, वो वहां पे कांग्रेस को उस स्थिति में नहीं बता रहे हैं कि वो सत्ता हथिया लेगी बीजेपी से। नहीं, लेकिन वहां का भी कुछ इसी तरह का प्रकरण रहा है, जैसे राजस्थान में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, हरियाणा में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, उत्तराखंड में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। तो यहाँ भी कुछ ऐसी नजारा देखने को मिला, तो हो सकता है कि कुछ बदल जाए। आपका कहना सही है, हाँ। लेकिन उस परिपाटी को अभी यूपी उत्तराखंड में बीजेपी ने तोड़ दिया। हमने सबने देखा और उन्होंने वहां पे एक हिस्ट्री क्रिएट किया। और जिस तरीके से सेंट्रल नेतृत्व हो या वहां पे देखिए, पहले हमारे भारतवर्ष में मात्र एक एम्स होता था, वो भी दिल्ली में, और इतने बड़े देश में पूरे भारतवर्ष से लोग वहां पे अपना उपचार कराने आते थे। आज हर एक राज्य में एम्स जैसी मेडिकल इंस्टीट्यूट और संस्थान हो रही है। तो लेकिन सर्वेश्वर जी, ये जो एम्स की आपने बात करी है ना, मेडिकल एम्स की जो आपने बात करी है, हर मेडिकल कॉलेज को लेकर भी बात चली थी और उसमें यह भी आया था कि कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे, उन्हीं को घोषित कर दिया गया। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को किसी को नहीं, मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी पहले था, उसको घोषित नहीं किया गया है। एम्स नया निर्माण हो रहा है, भुवनेश्वर में एम्स का नया निर्माण हुआ है और वो कार्य कर रहा है। पटना एम्स का नया निर्माण हुआ है, वो कार्य कर रहा है। ये कहना कि छोटे, मैं एक सवाल छोटा आगे बढ़ा दिया, कांग्रेस ने कुछ काम किया है क्या वहां पे? अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बताएंगे ना कि 5 साल जब उनकी बस ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका ये होती है
कि कम से कम दोनों को बराबर रूप से रखें। नहीं तो दोनों अगर हमें ऐसा लगेगा, जिस दिन हमें ऐसा लगने लगे कि राजनीतिक विश्लेषक भी एक प्रवक्ता के तौर पर बोल रहा, तो हमारे सामने फिर दर्शकों के सामने दिक्कत हो जाएगी। रविंदर जी, मैंने आपको वोट शेयर पहले ही बताया 2017 के नहीं, तो इलेक्शन उस का। वोट शेयर से इस कांग्रेस चुनाव का पार्टी क्या लेना देना? 41% लाई थी। कांग्रेस अपने उनका पुराने वहाँ पे था। कांग्रेस अपने उनका पुराने वहाँ पे वोट प्रतिशत को लेकर आगे बढ़े। एक मिनट सर्वेश्वर जी, बात समझिए। सर्वेश्वर जी, इस बात बात को आप समझिए। समझने की कोशिश करिए। देखिए, मैंने कांग्रेस को कम नहीं आंका है, हाँ। लेकिन जो परिस्थितियां जो ये हो रहा है उसके हिसाब से कांग्रेस वहाँ पे हथियार डालकर आ रही है। प्रियंका गांधी को कमान तो दी गई है, लेकिन देखिए क्या वो आधार पैनापन है? क्या प्रियंका गांधी ही एक अकेली नेता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बाकी के नेताओं की जिम्मेदारी कहाँ जाती है? मैं वही बार बार कहता हूँ। और तो आप लोग मुझे पे ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया। मैं तो सिर्फ ये बात आपसे पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस ने कोई काम किया है या नहीं किया है। देखिए, कांग्रेस को कोई क्रेडिट देंगे कि वहां पर कुछ काम हुआ है, या 5 साल कांग्रेस के नेता सिर्फ बैठकर वहां खाते रहे? ये पूछा ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी पार्टी अगर सत्ता में होती है तो कार्य तो करती ही करती है। अभी राजस्थान में कांग्रेस है, आखिर ये अडानी अंबानी को गाली देते हुए राहुल गांधी जी का अगर सप्ताह में 50 ट्वीट आएगा तो एक ट्वीट आएगा अडानी अंबानी या के खिलाफ, और वहां पे अंबानी जी को बुलाया गया, इन्वेस्टर समिट भी कराया है अशोक गहलोत। ठीक है, हमारा सवाल था उसका जवाब हमें नहीं मिल पाया है। लेकिन जनता को जिस तरीके का काम चाहिए था नहीं मिला, इसलिए बीजेपी को लेके आई। ठीक है, बीजेपी ठीक है संदीप जी, देखिए ठीक है सर्वे जी, में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी हार गई तो जनता को उसके मुताबिक काम नहीं मिला। यही सवाल पूछना चाहते थे हम, यही देर से जवाब दिया आपने। संदीप से हम समझ लेते। संदीप जी, चेहरों की चुनौती तो है ही, सवाल सुन लीजिए। चेहरों की चुनौती तो है ही, आपको सियासी जमीन वापस पानी है। आपको लग रहा है कि इतिहास फिर से दोहरा पाएगी कांग्रेस? जी बिल्कुल दोहराएगी। और रही बात चेहरों की, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में आए तो बताइए उनके पास कौन सा चेहरा है? जनता से बड़ा कोई चेहरा नहीं होता है। बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरीके से जो वादे जो है हिमाचल प्रदेश में करके सत्ता में आए थे, देश की आज स्थिति ये है कि अडानी जी जिस चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो जो काम चाहते हैं वो रखते हैं। देखिए, व्यवसायीकरण की जब बात होती है ना, हम बेरोजगारी के नाम पर संदीप जी अडानी अंबानी की जब आप बात करते हैं तो ऐसा कोई भी दल नहीं है, क्योंकि बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, आंकड़े इस बात के। राजीव गांधी जी भी जब सत्ता में आए तो अपने मित्र को लेकर आए थे। तो बिजनेस तो आदमी को चाहिए होता है, बिजनेसमैन आपको चाहिए होता, फंड आपको चाहिए ही होता है। तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं करता। कोई अछूती पार्टी नहीं है जिसके बिजनेसमैन से संबंध ना रहे हो, बिल्कुल है ना? आपकी बात एकदम शिरोधार्य है। हाँ। और मैं उस पर भी, मेरा और पार्टी का क्या स्टैंड है, मैं उस पर भी उत्तर देना चाहूंगा। लेकिन सर्वेश्वर जी हमारे मित्र, भाजपा के मित्र, उन्होंने कहा कि जो है आज मोदी जी के आने के पहले भारतवर्ष में एक एम्स था। अरे ज्ञानी महाराज जी आपको प्रणाम। कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं? आरएसएस की शाखा से आप ज्ञान लेके आते हैं। बताया था कि 2014 से पहले जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी तब उन्होंने हर राज्य में ऑलमोस्ट एम्स और आईआईटी की स्थापना करने की बात कही थी। और जब आपका यूपीए का तो आप बैठ गए उस फाइल पे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड वाले पे फाइल पे बैठ गए। क्यों नहीं? सर्वे जी, अवनीश जी, अगर हम बात करें पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को, 4 जो है हमीरपुर की, जो 5 में से 4 सीटों पर तो उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, लेकिन जो एक सीट बची है उस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन धूमल जी का नाम नहीं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस से जो नेता आए हैं बीजेपी में, उनको तो टिकट दे दी गई है। अपने नेताओं से ऐसी नाराजगी क्या? तो कांग्रेस के नेताओं पर ज्यादा भरोसा है क्या? देखिए रविंद्र जी, ये चुनाव है और चुनाव में जीत हार का गणित देखा जाता है और सारे समीकरण देखे जाते हैं। नेतृत्व तो फैसला करता है कि कौन ज्यादा बेहतर चुनाव लड़े, किसकी कहाँ उपयोगिता है, कहाँ जरूरत है, वहां उसका इस्तेमाल करा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व जब चुनाव में प्रत्याशी उतार रहा है तो निश्चित रूप से उनके पास ये फीडबैक्स होगा नीचे से ऊपर से कि किसको लड़ना। नहीं, ये जो परिपाटी है ये बहुत बदल गई है 2014 के बाद, क्योंकि विपक्षी दल और बाकी जो राजनीतिक विश्लेषक है उन्होंने कई बार इस तरह की बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाती है और नेताओं को तोड़ लेती है, अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। तो बीजेपी बची कहाँ है? ज्यादातर तो कांग्रेस के नेता या दूसरे दलों के हैं। नहीं, आप बताएं तो एग्जाम्पल दे दें हम। नहीं,
मैं बता रहा हूँ ना, मैं बड़े एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। महाराष्ट्र ले लीजिए, मेरी बात, मध्य प्रदेश ले लीजिए। ये जब कुनबा बढ़ता है और राजनीति की तरह होती है, तोड़ के राजनीति जब होती है, ऑपरेशन तो लोटस उसमें चला सारे के सब काम होते हैं। ऑपरेशन लोटस चला के लोटस की बात नहीं होती, उसमें सब आते हैं। जब दूसरे दल का कोई आना चाहता है तो उसके लिए बंद थोड़ी कर दिया जाएगा। जब किसी का कांग्रेस से मन उकता जाएगा, कांग्रेस में नई संभावना दिखेंगी, तो निश्चित रूप से राजनीति करने वाला दूसरी तरफ जाएगा। और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास जता रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश को और समाज को कुछ दे रहा है, तभी लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। इसको उस आकलन से नहीं देखना लेकिन चाहिए। पूछा जाता क्या दे रहे हैं तो ये बताया नहीं जाता, तो केंद्र की योजनाएं गिनाई जाने लगती हैं। राज्यों ने कुछ काम करना बंद कर दिया है क्या? सबका साथ लेना चाहती है, सबका विश्वास जीत रही है। सभी का विश्वास जीतेंगे तभी विकास होगा, और सभी का प्रयास होगा। अगर ऐसा होता तो इंदू जी काहे चली जाती हैं कांग्रेस में? फिर अमित शाह, उसके बाद तो अमित शाह से उनकी मीटिंग हुई है। देखिए, मैं बताऊं ना कि राजनीति महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई, तमाम लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती होंगी, वो अलग बात है। पर मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व ने जिस तरह से, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने जिस तरह से देश की राजनीति की दिशा बदली है और नए तरह की राजनीति की शुरुआत करी है, उससे देश का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, और आम कार्यकर्ता, आम आदमी से जुड़ाव बढ़ा है। तो ऐसा कौन सा दल है आपकी नजर में जिसने देश का सम्मान घटा दिया है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा दल है जिन्होंने देश का मान घटा दिया? आप जिनको जनता ने संतुष्ट नहीं कहा, उनका मान घट गया। और जिनको जनता बाहर कर देती है, समझो कि जनता जिसको नकार देती है, लोकतंत्र में जनता से बड़ी अच्छी बात, ये बात सहमत है। लोकतंत्र में इस बात से संदीप जी बड़ी बात कही है, यहाँ पर लगी रही है। जनता ने उनको नकारा है, जब जनता का भरोसा आप नहीं जीत पाए हैं। जनता पार्टी, तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नरेंद्र मोदी को 2 बार बनाया है, ठीक है, फिर दोबारा बना रहा है। नहीं तो देखिए, राज्यों के चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश, सुनिए उत्तर प्रदेश, अवनीश जी एक मिनट अवनीश जी, राज्यों के चुनाव होंगे तब भी पीएम की बात करेंगे आप? नहीं, अरे राज्यों के चुनाव में तो आप ये बताइए ना, सीएम ने क्या काम किया? पीएम देश के नेता है, और देश के नेता इससे इनकार नहीं है, इससे इनकार नहीं है। की राजनीति भी चलती है, इससे इनकार नहीं है, राजनीति भी चलती है। ठीक है संदीप जी, एक होता है ना, पार्टी एक होती है, विचारधारा एक होती है। ठीक है संदीप जी। देखिए, अभी आपने कहा कि जनता अगर सुनती है तो इसका मतलब है कि आप सही हैं, एकदम करेक्ट हैं। तो इतने दिन तक अगर कांग्रेस को चुना, तो आज मोदी जी जब ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने ये गलती की, इंदिरा जी ने ये गलती की, दुनिया भर की खामियां गिनाते हैं, तो क्या पाकिस्तान की जनता ने कांग्रेस को चुना था? क्या इसी देश की जनता ने चुना था ना? 5 साल पहले कांग्रेस को इसी जनता ने चुना था, हिमाचल प्रदेश की जनता ने। पाकिस्तान और फिर चुनने जा रही है। पहली बात नहीं, चुनने जा रही है, अब ये तो बाद में रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से आपकी पार्टी में बगावत हो रही है ना, आपकी पार्टी में जो बगावत हो रही है, उससे क्या लगता है? जिस तरह से कांग्रेस में क्या हो रहा है, ये देश की जनता, मैं कह रहा हूँ। अवनीश जी, संदीप जी का टाइम है, संदीप जी का टाइम, फिर सर्वेश्वर जी के पास जाते हैं। 96 साल की उम्र में सुखराम जी को आप पार्टी में शामिल करते हैं। 75 साल के कलराज मिश्रा जी हो जाते हैं, उनको भगा देते हैं आप। नितिन गडकरी जी को संसदीय बोर्ड से निकाल देते हैं। अब अगर हमारी पार्टी से ज्योतिराज सिंधिया जी जाएंगे, उनको संदीप जी अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व कर रहा है, उसके नतीजे ले रहा है। अपनी पार्टी का चिंता कीजिए, आप पार्टी में क्या हो रहा है, आपकी पार्टी को कैसे नेता नहीं मिल रहे। और मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात मैं करूंगा कि यहाँ तो आपको कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे। अवनीश जी एक मिनट, संदीप जी को बात कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश बना दिया है। संदीप जी, हाँ ठीक है सर्वेश्वर जी, ठीक है संदीप जी, सर्वेश्वर जी से, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। सर्वेश्वर जी, चेहरों की तो हमने बात करी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है जो हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियां, दोनों दल महिलाओं की बात करते हैं कि हम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। एक ने 3 को टिकट दिया है और एक ने 5 को टिकट दिया है। आपका कहना सही है। अब जहां 64 सीटें हैं, उसमें आप 5 महिलाओं को टिकट देते हैं, तो ये बड़ा विरोधाभास होता है, जो कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के काम करती है और कहती है, ढोल ढिंडोरा पीट के कहती है। तो ये कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट हो जाता है। रही बात, दूसरी बात, 68 सीटों में से है ये स्थिति, 68
दूसरी बात ये हो रही थी, देखिए बीजेपी प्रयोग करती भी है और उन्होंने 18 सिटिंग विधायक का टिकट भी काटा है और 11 नए चेहरे भी लाए हैं। और तो ये काम कांग्रेस ने भी किया। हाँ, ये उस विधायकों का टिकट कटा है जिसका परफॉर्मेंस खराब था। रही बात, दूसरी बात कि कांग्रेस से जो भी नेता जाते हैं बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। भाई साहब संदीप जी समय खत्म हो गया। संदीप जी आपका समय 10 सेकेंड। अच्छा, आधार क्या होगा जीत का? संदीप जी, सर्वेश्वर जी, आधार क्या होगा जीत का? आधार ये है कि बीजेपी को चाहिए महिलाओं को ज्यादा टिकट देना चाहिए था वहाँ पे, कम से कम 10% तो देते, 6 टिकट तो दे दिए होते। महिलाओं की जगह चाहिए, वो दोनों के लिए सलाह दे रहे हैं वो। मैं दोनों का दे रहा हूँ, 5% आरक्षण तो कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ तो अभी सूची जारी की गई है, सेना तैयार है। अब देखना यह होगा कि जनता किसे पसंद करती है। बीजेपी इतिहास दोहराएगी या कांग्रेस फिर से इतिहास बदल देगी? ये जो परिपाटी चली आ रही है, 5 साल तुम 5 साल हम, इसको देखना होगा और ये बड़ा रोचक होगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।